Hello, dear students. Good evening. Welcome back to Diksha classes. I hope you all are doing well. Those who are watching me for the first time, my name is Diksha and I'm a social science teacher. और इस चैनल पर हम जो है वो क्लास 9th और क्लास 10th की सबसे पहले एनसीईआरटीज डिस्कस करेंगे, द न्यू एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 9th। तो पहले हमने स्टार्ट किया अपना डिस्कशन क्लास 9th से, और क्लास 9th का भी हम नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 जिसका टॉपिक है डेमोक्रेसी, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इस क्लास से पहले ऑलरेडी दो क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, हाउ वर्ल्ड हैज हिस्टोरिकली सीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच हैज इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। तो उससे वहां से अल्टीमेटली हमने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखने के बाद डेमोक्रेसी का हमें मीनिंग पता चला था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया कि ये जो मीनिंग है डेमोक्रेसी का वो थोड़ा सा एक नैरो मीनिंग था, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? आई हैव टॉट यू इन दैट क्लास ओनली। और उसको कंपनसेट करने के लिए 4 कंडीशंस होती हैं या 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। मैंने वो चारों फीचर्स आपको सेकेंड क्लास में पढ़ाए थे। अभी हम थर्ड की कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज। तो यहाँ से हमारा आज का डिस्कशन स्टार्ट होगा कि डेमोक्रेसीज जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सो फर्स्ट, डेमोक्रेसी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। First one, direct democracy, and second one, indirect democracy. Both are written here, direct democracy and the indirect democracy. On what basis democracy is divided into indirect and direct democracy? Basis ये है बच्चा कि how the citizens of the country are taking decisions for their own country. जैसे कि बहुत सारे लॉज बनते हैं कंट्री में या पॉलिसीज बनती हैं, वहां पे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्टली पार्टिसिपेट का मतलब करने का मतलब है कि हर लॉ पर, जो भी कंट्री के लिए लॉ बनेंगे वहां पे सारे कंट्री के लोग जो है वो वोटिंग करेंगे। तो इस तरह की डेमोक्रेसी को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। दूसरी साइड पर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहां पे पूरी कंट्री के लोग वोट नहीं करते हैं, पूरी कंट्री के लोग पहले वोटिंग के थ्रू, पहले इलेक्शन के थ्रू कुछ रिप्रेजेंटेटिव अपने चूज करते हैं, कुछ मेंबर्स चूज करते हैं, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अल्टीमेटली जितने भी लॉज पॉलिसीज बनते हैं कंट्री के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं, वो लोग वोट करते हैं। कंट्री के नॉर्मल सिटीजन्स डायरेक्टली वोट नहीं करते। इस तरह की डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इसीलिए क्योंकि कंट्री के लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं अपने लिए डिसीजन लेने के लिए, इसलिए इसका दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज प्रेजेंट टुडे आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसीज। ऐसा इसलिए पहले हम फीचर्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। हियर indirect democracy में people do not directly participate in decision making, rather first they elect representative through universal adult franchise to make decisions on their behalf। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेसी होगा और तभी वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। दोबारा से इसका मीनिंग बता देती हूँ। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब every adult citizen in the country will have the voting right and every vote will have the equal value। अगर इस तरह के इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए हैं और वो लोगों के बिहाफ पर डिसीजन ले रहे हैं, उस तरह की डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। सेकेंड, सिटीजन वोट्स ऑन लॉज एंड पॉलिसीज देमसेल्व्स। खुद लोग वोट करते हैं, लेकिन यहां पर citizens do not vote, rather elected representative vote on people's behalf। Second, third one, suitable for small population। ये सिर्फ एक छोटी पॉपुलेशन में पॉसिबल है। जैसे कि एक क्लास के एग्जांपल लेते हैं, क्लास में हार्डली 40-45 स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम। अगर मैं क्लास में बोलूं कि लेट्स सपोज हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट मी टू डिस्कस वर्कशीट इन द क्लास ओनली, तो डायरेक्ट पॉसिबल है कि आप लोग हैंड रेज करो और मुझे रेशियो पता चल जाएगा कि कितने बच्चे चाहते हैं कि वर्कशीट क्लास में डिस्कस हो और कितने चाहते हैं कि पहले वो घर से सॉल्व करें। इस तरह की वोटिंग को हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस तरह अगर वोटिंग होगी
इस तरह का डिसीजन मेकिंग होगा तो उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। आप किसी बड़ी कंट्री का एग्जाम्पल लेकर देखो, क्या ये पॉसिबल है कि हर डिसीजन पर, हर एक लॉ पर पूरी कंट्री डिसीजन ले, सारे लोग वोटिंग करें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक तो एफिशिएंसी बहुत रिड्यूस होगी, दूसरा लोगों के पास खुद के पास टाइम नहीं होता, सेकेंड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमेशा इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक डिसीजन, डायरेक्ट डिसीजंस फ्रॉम पीपल ऑन एवरी इशू। उसके अलावा आजकल कंट्रीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, बहुत सारे लॉज जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी सॉफ्टवेयर के लिए लॉ बनाया, या मीडिया के लिए लॉ बनाया, या किसी फूड के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए लॉ बनाया, उसकी लोगों को हर किसी को नॉलेज नहीं होती, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। इसलिए डायरेक्ट वोटिंग जो है वो आज के मॉडर्न टाइम पे पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट मच फीजिबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए ज्यादातर मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो है वो आज के टाइम की रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज हैं। लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज, बहुत ही फ्यू कंट्रीज फॉलो समवेयर दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज, जैसे कि एक एग्जांपल है स्विट्जरलैंड, जैसे कि आयरलैंड। बहुत ही कुछ छोटी कंट्रीज हैं जो जहां पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो हो सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एज आई टोल्ड यू, बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे इंडिया, यूएसए, यूके, कनाडा, बहुत सारी, नाम लेते जाओ, जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं ज्यादातर वो सारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज हैं। सो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए डिफरेंस है। ये आई वुड से कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर। यहाँ से डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, स्पेशली दिस, फ्रॉम दिस पार्ट। तो उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी था। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको इरेज करूंगी। आई एम गिविंग यू सम टाइम, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, और इफ यू आर राइटिंग द नोट्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर योर नोट्स, and after a while I'll start discussing that topic. Okay, so I hope you have written or you have taken the screenshot. अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम या फिर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये किस बेसिस पर डिवाइड होती है हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, ये जो टॉपिक है, ये जो डिवीजन है, ये की कॉन्सेप्ट में सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। तो जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये किसका फर्दर डिवीजन है? ये रिप्रेजेंटेटिव या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फर्दर डिवीजन है। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। बच्चों, दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, वही हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। लेकिन इनकी फंक्शनिंग के बेसिस पर ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं ये सिस्टम। पहला सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और दूसरा सिस्टम है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। बेस क्या है, ये किस बेसिस पर ये सिस्टम जो है वो डिवाइडेड है? अरे बड़ा गंदा हो गया। Based on how legislature and executive are related, and function. किसी भी कंट्री के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करती है, क्या उनका रिलेशन है, इस बेसिस पर जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देती हूँ, और इसके पीछे की जब मैं आपको समझाऊंगी, ये पॉइंट्स आपको तब समझ में आएंगे जब आपको ये रिलेशन और ये सब समझ में आएगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी गवर्नमेंट के फंक्शन करने के 3 ऑर्गन्स होते हैं।
सबसे पहले ऑर्गन का नाम है लेजिस्लेचर, दूसरे ऑर्गन का नाम है एग्जीक्यूटिव और थर्ड ऑर्गन का नाम है जुडिशरी। अभी इसके लिए जुडिशरी इज नॉट आवर टॉपिक ऑफ कंसर्न, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को समझना। क्या डिफरेंस है? हियर इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर। बच्चा पहले फंक्शन भी देखो, इस लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या है? वैसे तो कुछ और भी फंक्शन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। ये जो लेजिस्लेचर है, यानी ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, बॉडी ऑफ पीपल है, ये लॉ बनाते हैं कंट्री के लिए। और ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये उन लॉज को अप्लाई करते हैं या फिर एनफोर्स करते हैं या फिर बोल रहे इंप्लीमेंट करते हैं। ये मोटे मोटे तौर पर इनका मेन फंक्शन होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। अब ये जो लाइन लिखी है कि इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर, ये वाला पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हमारी इंडिया जो है, इट्स अ क्लियर एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसके जितने भी फीचर है, मैं आपको वो इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है वो उसके थ्रू मैं आपको ये वाले सारे पॉइंट समझाती हूँ। अब पहले देखो इंडिया। हमारी कंट्री का जो लेजिस्लेचर है, यानी लॉ मेकिंग जो बॉडी है, उसका नाम है पार्लियामेंट। उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं और हिंदी में हम उसको बोलते हैं संसद। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट, और देन 2 हाउसेस, प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेस। इन 3 चीजों को लेकर हमारा पार्लियामेंट बना हुआ है। अब ये 2 हाउसेस के नेम क्या है? पहला हाउस इज लोकसभा, सेकेंड हाउस इज राज्यसभा। लोकसभा में अभी 543 सीट्स होती हैं और राज्यसभा में 245। वैसे मैक्सिमम 250 लोग आ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी कितनी सीट्स है हमारी राज्यसभा में? 245। यहाँ पे वैसे 550 आ सकते हैं, पहले 552 थे, लेकिन अभी 2 एंग्लो इंडियंस की सीट्स गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी हैं। वो आपका अभी इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। इतनी 543 सीट्स है। 543 सीट्स का मतलब यहाँ पे 543 इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, लॉ बना सकते हैं कंट्री के लिए। और यहाँ पे कितने बना सकते हैं? 245। ये दोनों हाउसेस मिलकर प्रेसिडेंट के ये पहले दोनों हाउस मिलकर कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। और जब वो लॉ वोटिंग करने के बाद मैक्सिमम वोट, जब 2/3 मेजोरिटी से कोई भी लॉ पास होता है, जब 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेस के मेंबर मिलकर किसी भी लॉ को देते हैं, पहले इसमें 2/3 फिर इसमें 2/3 मेजोरिटी से जब कोई लॉ पास हो जाता है, फिर सिग्नेचर होते हैं प्रेसिडेंट के और अल्टीमेटली वो जो बिल है वो लॉ बन जाता है। इस तरह हमारी कंट्री में डिसीजन लिए जाते हैं हमारे बिहाफ पर। हम तो नहीं ले रहे डायरेक्टली नॉर्मल सिटीजन्स, हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे लिए लॉज बना रहे हैं आफ्टर डिबेट एंड डिस्कशन। तो ये हमारा सिस्टम है। इन 543 सीट्स के लिए हमारी कंट्री बहुत सारे एरियाज में, जितनी सीट्स होती हैं उतने एरियाज में डिवाइड होते हैं फॉर इलेक्शन, और द एरियाज डिवाइडेड फॉर इलेक्शंस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनको हम
सो पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज लैंग्वेज में हम इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंड करती है पॉपुलेशन और साइज ऑफ द स्टेट। जितना, अगर कोई स्टेट बहुत बड़ा है तो उसको ज़्यादा पार्लियामेंट्री सीट्स मिलती हैं, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। कोई स्टेट बहुत छोटा है, उसमें कम सीट्स होती हैं। तो उस बेसिस पर जैसे 543 सीट्स हैं तो हमारी कंट्री 543 सीट्स हैं तो हमारी कंट्री 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहले डिवाइड होती है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लोग जो है इलेक्शन लड़ते हैं हर 5 साल में, और हर 5 साल में एक, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो एक मेंबर इलेक्ट होकर लोकसभा में पहुंचता है। लोकसभा के इलेक्शंस ऐसे होते हैं, डायरेक्ट पॉपुलेशन चूज करती है। राज्यसभा के मेंबर डायरेक्ट, राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली नहीं पहुंचते, वो स्टेट के एमएलए, स्टेट असेंबलीज यहाँ भेजती हैं। अभी हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा फोकस सिर्फ इस पे कर रही हूँ। अब मान लो लोकसभा इलेक्शन हुए हर 5 साल में, जिनको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस या फिर जनरल इलेक्शंस। तो ये, या फिर लोकसभा इलेक्शन भी बोलते हैं, ये इलेक्शन हुए और ये 543 मेंबर जो है वो लोकसभा में पहुंच गए। अब ये, इनके जो मेंबर्स होते हैं इन सबको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस के मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। बच्चा, गवर्नमेंट सिर्फ इसी हाउस से बनती है, इस हाउस से गवर्नमेंट नहीं बनती, इसीलिए एग्जीक्यूटिव जो है, इसीलिए हम इस हाउस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब मान लो इंडिया में इलेक्शन हुए, सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इंडिया की सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर 543 लोग जो है वो लोकसभा में पहुंच गए। अब इमेजिन, ये हमारा पार्लियामेंट हाउस, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा अभी नहीं देख रहे हैं। ये हमारा एक हाउस जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस। यहाँ पे कितने लोग पहुंच गए हैं? 543। अब ये 543 सारे क्या होंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर हम इनको एमपी बोलते हैं। अब एक चीज ये है कि ये सारे 543 लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगे। लेट सपोज ये 5 पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ए बी सी डी ई। अब क्या होता है कि ये सारे, लेट सपोज ये ए वाले रो के बैठे हैं, बी सी डी ई। अब इसमें से गवर्नमेंट फॉर्म होगी, यानी एग्जीक्यूटिव फॉर्म होगी। जो पार्टी मैक्सिमम वोट लेकर आती है इंडिया में, उसको गवर्नमेंट बनानी होती है। तो लेट सपोज पार्टी डी जो है वो मैक्सिमम वोट लेकर आई। अब इंडिया के लिए मैक्सिमम वोट क्या है? क्योंकि 543 सीट्स हैं, उसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 271.5। इसलिए 272 इज द मार्क। जो भी पार्टी 272 एमपीज लाएगी, उस पार्टी से बिलोंग करने वाले 272 या 272 से ज्यादा एमपीज आएंगे, वो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है हमारी कंट्री में। लेट सपोज पार्टी डी लाई, तो पार्टी डी के जितने भी मेंबर हैं, एमपीज हैं, उन सबको प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे और बोलेंगे कि आप लोग गवर्नमेंट बनाओ। ऐसे गवर्नमेंट बनती है। अब ये बाकी के जितने भी बचे हुए पार्टीज के एमपीज हैं, ये सारे बनाएंगे ऑपोजिशन ऑफ आर पार्लियामेंट। उसके बाद अगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई भी पार्टी 272 नहीं लेकर आ पाई, उससे कम लेकर आई, मान लो कोई पार्टी 230 लेकर आई, जैसे कि अभी इस बार के इलेक्शन जो 2024 जनरल इलेक्शन हुए इंडिया में, उसमें कोई भी पार्टी इस मार्क को पास क्रॉस नहीं कर पाई। सबसे हाईएस्ट एमपी जो थे वो बीजेपी पार्टी के थे, वो भी थे 240। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी पार्टीज मिलके एक गवर्नमेंट बनाती हैं। उस तरह की गवर्नमेंट को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट। हिंदी में इसी को बोलते हैं गठबंधन की सरकार। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट एबल टू क्रॉस द मैक्सिमम मार्क, देन 2-3 पार्टीज कंबाइन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और इस तरह को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। आज के टाइम पर प्रेजेंट में इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है। नाउ अब ये जो मेंबर्स, पार्टी डी, अभी हम ये केस ले रहे हैं कि पार्टी डी के जो है वो 272 मार्क क्लियर हो गया है, तो पार्टी डी जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है। तो पार्टी डी के जितने भी एमपी होंगे
उन सबको प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप लोग गवर्नमेंट बनाओ, गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव बनाओ। अब ये तो अभी सारे लेजिस्लेचर के पार्ट हैं। अब पार्टी डी जो है वो क्या करेगी, लेट सपोज पार्टी डी में इतने सारे मेंबर हैं, चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू, पुन्नू, कुन्नू, ये सारे लोग जो हैं अभी वो एमपी बनकर आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए हैं। अब ये सारे लोगों को प्रेसिडेंट बुला रहे हैं कि आओ और एग्जीक्यूटिव फॉर्म करो, यानी गवर्नमेंट फॉर्म करो। तो ये पार्टी डी जो है, ये पार्टी डी डिसाइड करेगी। इस पार्टी डी का काम है कि ये एक मेंबर को अपना हेड, अपनी ही पार्टी से एक इंपॉर्टेंट हेड को बनाएंगे पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये इलेक्ट नहीं करेंगे, ये चूज करेंगे। तो ये सारे अपने बीच में से ही चूज करते हैं एक मेंबर को, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने चूज कर लिया चुन्नू। Now Chunnu is the prime minister of our country. Chunnu will be happy. Of course, he should be happy and he will be happy, है ना। Let's suppose चुन्नू को जो है वो बना दिया प्राइम मिनिस्टर। अब ये चुन्नू जो है अपने इसी ग्रुप में से, अपनी पार्टी में से बहुत सारे और लोगों को बुलाएगा। मान लो चुन्नू ने बुला लिया गुन्नू, टुन्नू, टुन्नू, गुन्नू, ऐसे करके पुन्नू, बहुत सारे लोगों को जो है वो जो है इसी में से चुन्नू सेलेक्ट करेगा। और इस ग्रुप ऑफ पीपल सेलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज चुन्नू इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर, द ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एमपी सेलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विल बी कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इस ग्रुप का नाम क्या पड़ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी एक सिंपल एमपी थे, लेकिन अभी इनको इनके प्राइम मिनिस्टर ने सेलेक्ट कर लिया है, इनका एक ग्रुप बना दिया है जिस ग्रुप का नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो ये पहले लेजिस्लेचर का पार्ट थे, अब ये थोड़ा बाहर निकल के आ गए। अब ये बनाएंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का कौन कौन मेंबर होता है, प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स, वाइस प्रेसिडेंट, फिर नया नवेला प्राइम मिनिस्टर हमारा चुन्नू, प्राइम मिनिस्टर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चुन्नू के वो सारे दोस्त जिसको चुन्नू ने सेलेक्ट करा है कि आओ आपको मंत्री बनाते हैं, दे वर कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और बच्चा ये गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होल्ड करते हैं, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ऐसे करके बहुत सारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मीटी, है ना, जो भी बहुत सारी, होम मिनिस्ट्री। और ये इस पूरे को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये एग्जीक्यूटिव होती है। अब जितने भी लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा उसको ये सारे लोग अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे कंट्री में। ओके, मान लो जैसे एजुकेशन पे कोई लॉ बना, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, अब ये कौन सा मिनिस्ट्री काम करेगी उस पर, एजुकेशन मिनिस्ट्री काम करेगी। सारे डिसीजन जो है वो जो लेजिस्लेचर ने बनाए उसको इम्प्लीमेंट करेगी ग्राउंड पर एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से बना है। पहले ये सारे लोग, ये प्रेसिडेंट को छोड़ दो, वाइस प्रेसिडेंट को भी छोड़ दो, पहले प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सिंपल एमपी होते थे और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए थे, यानी ये लेजिस्लेचर का पार्ट थे। अब इन्होंने ये लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव बना है हमारी कंट्री का। अब ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन गया, ये सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन गया। तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर एग्जीक्यूटिव के मेंबर जो हैं वो लेजिस्लेचर से ही सेलेक्ट होकर आते हैं। तो हमारे लेजिस्लेचर था पहले, उसी से ही हमारी एग्जीक्यूटिव निकल कर आई है। सेकंड, लेकिन अभी हम इसका साथ के साथ कंपैरिजन देख लेते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है, वहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों ऑर्गन अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग। इसका काम है सीधे लॉ बनाना, इसका काम है इम्प्लीमेंट करना, अपने अभी यही काम है। लेकिन यहाँ ये इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से बन रहा है जैसे हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बन रहा है। तो ऐसा यहाँ नहीं होता, यहाँ सेपरेट होता है। इनके इलेक्शन अलग होंगे और इनके इलेक्शन अलग होंगे। So the first difference is this. In this form of democracy, the members of the executive are drawn from the legislature. There, in this form of democracy, the executive is separate from the legislature. This is a very important difference. Second, members of the executive remain the member of legislature, so there is fusion of power. क्या मतलब है इसका बच्चा? ये जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भले ही अब इन्होंने एग्जीक्यूटिव बना लिया, भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन ये फिर भी लेजिस्लेचर का भी पार्ट रहेंगे। जब जब कंट्री में लॉ बनेगा ये लोग सारे वोट करेंगे। ओके, इनका इक्वल डिसीजन, इनका जो दे हैव द पावर टू मेक डिसीजंस फॉर एनी लॉ। ये लॉ जो है बिल इंट्रोड्यूस भी करेंगे और उस पर वोटिंग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंप्लीमेंट करेंगे, ये लॉ बनाने में भी अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। जो लॉ बनाने वाली बॉडी है वो सिर्फ लॉ बनाएगी, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको लॉ इंप्लीमेंट करना है वो लॉ इंप्लीमेंट करेगी। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है कि जो लॉ बनाने वाली बॉडी है और जो लॉ इंप्लीमेंट करने वाली वो थोड़ी इंटरलिंक्ड है। जो लॉ इंप्लीमेंट कर रही है वो लॉ बनाने में भी पार्टिसिपेट कर रही है। So there is a strict separation of power, but here it is a fusion of power. फ्यूजन ऑफ पावर कहने से मतलब कि दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं और डिसीजन मेकिंग में जो है वो पावर शेयर करती हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमेशा ये जो एग्जीक्यूटिव है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर में कौन बचा है? अब लेजिस्लेचर में इनके अलावा कौन है? एक तो ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन कौन? जिनकी पार्टी नहीं बनी, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी और पार्टी ई। जो पार्टी के एमपी इलेक्ट होकर तो आए हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना पाए, वो सारे ऑपोजिशन बनाएंगे। एक इन्हीं पार्टी डी के वो मेंबर जो मिनिस्टर नहीं बने वो भी बचे हैं। तो ये सारे लोग, रिमेनिंग एमपीज, ये सारे लोग प्लस ये लोग, ये सारा जो है वो कंट्री का लेजिस्लेचर है। तो ये जो कुछ सेलेक्टेड ग्रुप है ये पूरे लेजिस्लेचर के लिए हमेशा अकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि अगर हमारे कोई डिफेंस मिनिस्टर कोई बिल लाते हैं, बिल प्रपोज करते हैं, तो उनकी जवाबदेही है पूरे। तो ये जो कुछ सेलेक्टेड ग्रुप है ये पूरे लेजिस्लेचर के लिए हमेशा अकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि अगर हमारे कोई डिफेंस मिनिस्टर कोई बिल लाते हैं, बिल प्रपोज करते हैं, तो उनकी जवाबदेही है पूरे पार्लियामेंट के लिए। उनको सबको आंसर करना पड़ेगा कि उन्होंने इस तरह का बिल क्यों बनाया है, इससे क्या होगा। ये सारे इनको अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। Here, executive is not accountable to the legislature in the same way. इस तरह की अकाउंटेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे क्या होता है, अगर इनका कोई भी मेंबर, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक भी मेंबर जो है वो हाउस को सेटिस्फाई नहीं कर पाया अपने आंसर से, तो हाउस के पास एक पावर होती है जिसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो ये एग्जीक्यूटिव जो है ये पूरी डिसॉल्व हो जाती है।
ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एग्जीक्यूटिव है, दिस फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक ग्रुप की तरह काम करते हैं। अगर इस ग्रुप का एक भी मेंबर सेटिस्फाई नहीं कर पाया लेजिस्लेचर को, तो लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके इसको हटा सकता है, और उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, है ना। सरकार गिर जाती है और दोबारा से री इलेक्शंस होते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल नहीं होती है लेजिस्लेचर के लिए। जो लॉज बनाती है वो बॉडी अलग है, जो लॉज इंप्लीमेंट करेगी वो बॉडी अलग है, और ना ही लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को हटा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर, यहाँ पे दो हेड होते हैं। या आप देख रहे हो हमारे इसमें मेनली इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट दो हेड हैं, एक तो प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसके पास, उसको या तो हम बोलेंगे नॉमिनल पावर होती है, नॉमिनल, या फिर हम इसको एक और टर्म बोल सकते हैं फॉर्मल हेड, यानी सिर्फ नाम का हेड है। इस एग्जीक्यूटिव के सारे डिसीजंस जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाएंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री डिसाइड्स दिस दैट, लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक्चुअली कोई पावर नहीं है, सिर्फ उनको सिग्नेचर करने होते हैं। सारी की सारी जो रियल पावर है कंट्री के लिए डिसीजन लेने की, वो जो है किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्राइम मिनिस्टर को हम बोलेंगे रियल हेड। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? सिर्फ एक ही हेड है एग्जीक्यूटिव का, जो है प्रेसिडेंट। एक और चीज, यहां पे जो है प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट करा है। क्या मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का? गो बैक टू द सेम फर्स्ट वाला डिवीजन जो था। डायरेक्टली इलेक्ट करने का मतलब है कि कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो उनको प्राइम मिनिस्टर बना रही है, ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कंट्री जो है, पूरे सिटीजन जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सिंपल एमपी सेलेक्ट करके भेजती है, इलेक्ट करके भेजती है, आई एम सो सॉरी, इलेक्ट करके भेजती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और उनकी पार्टी जो है वो विनिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो गवर्नमेंट बना रही है, तो उस पार्टी के मेंबर्स जो है वो एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे चुन्नू को सेलेक्ट किया है, चुन्नू को किसी ने इलेक्ट नहीं किया, ना ही चुन्नू को चुन्नू की कंट्री ने इलेक्ट करा है कि हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। नो, चुन्नू वाज अ सिंपल एमपी, but the fact was that चुन्नू was a member of parliament from a winning party, और विनिंग पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने चुन्नू को जो है वो सेलेक्ट करा और बना दिया प्राइम मिनिस्टर। तो इसका, इस पॉइंट का ये मतलब है प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, यानी कंट्री ने पहले रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे और रिप्रेजेंटेटिव्स ने सेलेक्ट करे प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल और सिटीजन ऑफ द कंट्री। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के इलेक्शन होते हैं और सारे लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए ही। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। टेन्योर मींस वर्किंग पीरियड, है ना, फिक्स टाइम। वैसे तो होता है 5 साल का पीरियड, लेकिन वो कभी भी, मान लो कोई भी मिनिस्टर अगर लेजिस्लेचर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो लेजिस्लेचर इसको डिसॉल्व कर सकती है। तो उस रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का फिक्स टेन्योर नहीं होता। होता है 5 साल का, लेकिन उससे पहले भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है थ्रो, आई टोल्ड यू द नेम, नो कॉन्फिडेंस मोशन। हियर आई एम राइटिंग can be dissolved through either I am speaking only or no confidence motion. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, है ना। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है अपने टाइम से पहले, ना लेजिस्लेचर को, ना एग्जीक्यूटिव को, है ना। ये अपना जो फिक्स टाइम है, एग्जांपल लें यूएस का, तो यूएसए में 4 इयर्स का टाइम है, इनको 4 इयर्स से पहले कोई हटा नहीं सकता। लेकिन अपनी कंट्री में क्या है कि अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में अगर गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई हाउस को, और हाउस ने अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, तो दैट गवर्नमेंट विल बी डिसॉल्व्ड। एग्जाम्पल हमारा प्यारा भारत, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एग्जाम्पल यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं
वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करती हैं. विच टाइप ऑफ सिस्टम इज मोर स्टेबल? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे तो गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है, वहां पर नहीं हटाया जा सकता. तो स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी से यहाँ पे मतलब है परमानेंस. तो कौन सा सिस्टम ज्यादा परमानेंट है? वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज मोर परमानेंट. कौन सा अच्छा है? थिंक, आंसर मी, देन आई लेटर आई टेल यू विच वन इज बेटर. अभी के लिए इतना ही. यहाँ पे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी उसमें मैं एक बार पिक्टोरियल फॉर्म में और थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. मैंने वो स्पेस इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं डायग्राम फॉर्म में आपको बताना चाहती थी, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के चक्कर में आई जस्ट फॉरगॉट, इट जस्ट slipped from my mind, so I'm explaining that again. Indirect democracy, sorry, direct democracy. Democracy, we saw direct and indirect democracy. दूसरा नाम representative democracy. यहां पे क्या हो रहा है? ये कंट्री के सिटीजन्स और ये डिसीजंस फॉर द कंट्री. यहां पर डायरेक्ट वोटिंग कर रहे हैं. एग्जाम्पल इसका रेफरेंडम के थ्रू. रेफरेंडम टर्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. कहाँ बताया था? फीचर्स जब हम पढ़ रहे थे, तो थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जहां पे हमने देखा था कि पावर टू मेक डिसीजंस फॉर द कंट्री शुड लाइज इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली. तो तब हम जो है वो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, इसके वायलेशन के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे पाकिस्तान का, जहां पे एक मिलिट्री कमांडर परवेज मुशर्रफ जो है रेफरेंडम के थ्रू अपना एक्सटेंशन बढ़ा लेते हैं प्रेसिडेंटशिप का. तो हम वहां पे ये पढ़ रहे थे रेफरेंडम एक तरीका होता है, एक तरीके की सिंपल वोटिंग होती है. उसमें दो ऑप्शन होते हैं, इधर यस और नो. क्या आप इस बिल को पास कराना चाहते हो? यस और नो. तो वो एक सिंपल तरह की वोटिंग होती है, जैसे वोट काउंटिंग होती है वैसे ही रेफरेंडम काउंटिंग होती है रेफरेंडम के थ्रू, और वैसे जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं. सो दिस इज जस्ट द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है? ये है पॉपुलेशन, ये नॉर्मल सिटीजन्स. ये नॉर्मल सिटीजन्स हर बार इलेक्शन में कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, वोटिंग करते हैं. किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू. ये वोटिंग के थ्रू कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं और इनको हम बोलते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फिर पूरी कंट्री के सिटीजन्स के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस. टेक important decisions on people's behalf. अब क्योंकि पहले लोगों के बीच में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिए गए डिसीजंस, इसलिए हम इसका दूसरा नाम पड़ गया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सो ये जस्ट मैं आपको थोड़ा डायग्राम की फॉर्म में दिखाना चाह रही थी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको समझ में आया, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट. और मैं आई वुड रियली रिक्वेस्ट, आई वुड रियली अप्रिशिएट ऑल्सो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में, स्पेशली द क्लास 9th स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चा ये सारी क्लासेस, ये सारी मेहनत आपके लिए है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या कितना समझ में आ रहा है. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी बेसिकली हम जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ. दो कॉन्सेप्ट बचे हैं नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. एक तो बचा है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, और दूसरा बचा है रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी. आज मैंने रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी छोड़कर ये टॉपिक स्टार्ट किया.
तो बेसिकली 2 टॉपिक बचे हैं। लेकिन आई टोल्ड यू कि हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली अभी हमारे 3 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि वो नोट्स भी बनाते हैं और वीडियोज़ डेली देखते हैं, तो बच्चा प्लीज़ कमेंट भी करो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। और कोई भी अगर प्रॉब्लम लग रही है कि इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। अ, बस तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।